जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी? बढ़िया। तो आज अपन जो हमने पढ़ा था उसके आगे का फिर से शुरुआत करते हैं एक अच्छे टॉपिक के साथ। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये पूरा वीडियो देखिएगा, इसमें हम पिछले क्लास को भी रिवीजन करेंगे और अभी जो नए पढ़ाने जा रहे हैं हम उसको भी पूरा देखेंगे हम। तो लास्ट तक देखिएगा और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जैसे दूसरों लोगों को भी मौका मिल सके और वो लोग भी हिंदी अच्छे से पढ़ सकें। मैं आपको जो सिलेबस पढ़ा रहा हूँ वो एनसीईआरटी से भी अलग पढ़ा रहा हूँ, पूरा डिटेल में आपको लेके चल रहे हैं। तो कृपया करके चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों तक भी पहुँचाएँ। चलिए दोस्तों, इसके साथ आगे बढ़ते हैं अपन। व्याकरण हमने उस वीडियो में जो पढ़ा था, उस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? तो हमने देखा व्याकरण जो था उसका शाब्दिक विच्छेद हमने क्या देखा था कि भाई विधन आधन करण, विधन आधन करण क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। थोड़ा सा इस पर स्पीड से लेके चल रहे हैं हम, उसके बाद में फिर नया टॉपिक आएगा, वहाँ से स्लो हो जाएंगे, घबराना नहीं, ठीक है ना। तो हमने शाब्दिक विच्छेद क्या किया? विधन आधन करण। इसका अर्थ क्या जाना था हमने कि भाई इसका अर्थ होता है भली भांति जानना। इसका अर्थ क्या होता है? भली भांति जानना, ठीक है। व्याकरण हमको तीन बातों की जानकारी प्रदान करता है। हमने देखा था कि नंबर 1 क्या है? भाषा का शुद्ध उच्चारण, भाषा का शुद्ध उच्चारण। और फिर क्या देखा था हमने कि भाई भाषा का शुद्ध लेखन, भाषा का शुद्ध लेखन। और क्या देखा था हमने कि भाई भाषा का शुद्ध प्रयोग। क्या देखा? भाषा का शुद्ध प्रयोग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसकी परिभाषा हमने क्या बनाई थी कि व्याकरण वह ग्रंथ है जो हमें भाषा के शुद्ध उच्चारण, भाषा के शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान करवाता है। वो क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। क्या कहलाएगा दोस्तों? व्याकरण कहलाएगा। फिर हम देखेंगे व्याकरण के कितने अंग होते हैं। तो दोस्त हमने देखा था कि व्याकरण जो होती है इसके कितने अंग होते हैं। तो हमने देखे थे कि सर इसके 3 अंग होते हैं। क्या बताएंगे कि सर इसके कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। और वो 3 अंग कौन कौन से होते हैं? तो उनके नाम क्या है? सबसे पहले हमने देखा था शब्द विचार, सबसे पहला वर्ण विचार। नंबर 1 हमने क्या देखा? वर्ण विचार। नंबर 2 हमने क्या देखा? शब्द विचार। और नंबर 3 हमने क्या देखा था? वाक्य विचार। नंबर 3 क्या देखा हमने? वाक्य विचार देखा था कि जो व्याकरण होती है इसके कितने अंग हैं दोस्त? 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? तो क्या बताएंगे? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, ठीक है, 3 अंग। और फिर हम यहाँ देखें कि भाई वाक्य जो बना वो किससे मिलकर बना? तो हम क्या बताएंगे? वाक्य सर शब्द से मिलकर बना। और शब्द किससे मिलकर बना? तो क्या बताएंगे? वर्ण से मिलकर बना। और अभी हम जब वर्ण को पढ़ेंगे, हमने पिछली क्लास में देखा था कि वर्ण जो बना वो किससे मिलकर बना? ध्वनि से मिलकर बना। तो हम कह सकते हैं कि ध्वनि से मिलकर क्या बना? वर्ण बना। और वर्ण से मिलकर क्या बना? शब्द। और शब्द से मिलकर क्या बनता है? वाक्य बनता है दोस्तों। क्लियर हुआ? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम किसको शुरू करें? वर्ण को शुरू करें। सबसे पहले हम देखें क्या वर्ण होता क्या है। सबसे पहले किसे देखेंगे हम? वर्ण। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि वर्ण जो होता है, वर्ण क्या होता है? तो वर्ण हमको क्या सिखाता है? पहले ये वर्ण हमको क्या कि भाई वर्ण हमको एक शुद्ध लेखन का प्रयोग करवाता है। सबसे पहले तो शुद्ध लेखन का, शुद्ध उच्चारण का और शुद्ध कि भाई इसको प्रयोग कहाँ करना है। तो ये सब कौन बताता है हमको? तो क्या बता देंगे हम कि वर्ण बताता है। वर्ण क्या होता है? तो वर्ण होता है क्या? मौखिक इकाई होता है। वर्ण क्या होती है? एक भाषा की मौखिक इकाई होती है। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि सर जो वर्ण होता है ये भाषा की कैसी इकाई होती है? मौखिक इकाई होती है। क्योंकि हमने देखा कि कोई वर्ड हमारे मुंह से निकल रहा है, जैसे हमने देखा था ए हमारे मुंह से निकल रहा है, जब तक मुंह से ये ध्वनि निकल रही है वो सब क्या कहलाएगी? आपकी ध्वनि कहलाएगी, वर्ण नहीं कहलाएगा। वो क्या कहलाएगी? ध्वनि कहलाएगी। और मुख से जब आवाज़ निकल रही है, ध्वनि जो है वो क्या कहलाएगा? आपका मौखिक इकाई कहलाएगी। और यदि मैं उसी को लिख दूंगा, यदि मैंने उसी वर्ण को लिख दिया, जैसे ए लिख दिया, तो ये क्या बन जाएगा? लिखित इकाई बनेगी। और यही लिखित इकाई क्या कहलाती है दोस्तों? तो क्या बताएंगे हम? वर्ण कहलाती है। हमने पिछले वीडियो में देखा कि भाषा की जो सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है वो कौन सी होती है? तो हम बताएंगे ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है दोस्तों? तो क्या बताएंगे? ध्वनि होती है। और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है? तो क्या होती है? वो वर्ण होती है। तो हम वर्ण कैसे पहचानेंगे कि यदि जब कोई किसी वर्ड को बोलता है और जो ध्वनि निकलती है वो क्या कहलाती है? भाषा की ध्वनि इकाई मतलब मौखिक इकाई कहलाती है। तो भाषा की मौखिक इकाई क्या होती है?
होती है, ध्वनि होती है। और यदि उसी वर्ण को, उसी भाषा को या उसी ध्वनि को मैंने लिख दिया, लिखित रूप में यदि उसे लिख देंगे तो वो क्या कहलाएगी, ध्वनि से वर्ण बनेगा। और वो कौन सी इकाई कहलाएगी, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कहलाएगी। तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है, तो वो ध्वनि होती है। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़े अपन। चलिए अब हम देखें कि भाई इसको साफ करते सबसे पहले। चलिए हम देखें कि वर्ण जो है ना, भाषा अर्थ के आधार पर, कि भाई अर्थ के आधार पर कितनी इकाई होती हैं। तो अर्थ के आधार पर कितनी इकाई होती हैं, तो दोस्त क्या बताएंगे कि सर अर्थ के आधार पर जो इकाई होती हैं वो दो इकाई होती हैं। एक होता है शब्द और एक होता है वाक्य। क्या क्या होता है, एक शब्द होता है और एक वाक्य होता है। और अर्थ के आधार पर सबसे छोटी जो इकाई होती है वो क्या होती है, शब्द होती है। और यदि आपसे क्वेश्चन बने भावार्थ के आधार पर कितनी इकाई होती हैं, तो भावार्थ के आधार पर एक इकाई होती है। भावार्थ के आधार पर कितनी इकाई होंगी दोस्तों, एक इकाई होती है। और उस एक इकाई को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। और यही भावार्थ की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। तो भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या बताएंगे, वाक्य बताएंगे। और अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या बताएंगे, शब्द बताएंगे। और यदि क्वेश्चन पूछ ले कि अर्थ के आधार पर भाषा की कितनी इकाई होती हैं, तो कहना 2 इकाई होती हैं। और यदि आपसे कहे कि भावार्थ के आधार पर कितनी इकाई होती हैं, तो क्या बताओगे, 1 इकाई होती है। और वही भाषा की कैसी इकाई मानी जाती है, सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। क्लियर हुआ दोस्तों। अब हम देखें वर्ण। अब हम चालू क्या करेंगे, वर्ण चालू करेंगे कि भाई वर्ण क्या है। ये भी हम वर्ण ही पढ़ रहे थे। आगे देखिएगा, ये हो गया हमारा वर्ण। वर्ण कितने प्रकार का होता है, तो क्या बताएंगे दोस्त, वर्ण जो होता है 2 प्रकार का होता है। हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि एक होता है स्वर और एक होता है क्या, व्यंजन। एक वर्ण क्या होता है, स्वर, और एक वर्ण क्या होता है, व्यंजन होता है। स्वर कैसे होते हैं, तो हमने देखा था कि स्वर स्वतंत्र होते हैं। स्वर कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। और ये अस्वतंत्र होते हैं। हम कह सकते हैं कि भाई स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र रहते हैं और ये कैसे रहते हैं, अस्वतंत्र रहते हैं। स्वर की परिभाषा हमने देखी थी कि जब हम किसी ध्वनि का उच्चारण करते हैं, जब हम किसी ध्वनि का उच्चारण करते हैं और हमारे मुख से जो प्राणवायु निकलती है, क्या, जो प्राणवायु निकलती है, और उस प्राणवायु बिना किसी माध्यम के या बिना किसी रोक टोक के सीधा बाहर निकल जाए, उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। या उसे कौन सी ध्वनि कहते हैं, उसे स्वर ध्वनि कहते हैं। और जिसमें रोक टोक होती है वो कौन सी ध्वनि कहलाएगी दोस्तों, व्यंजन कहलाती है। वो क्या कहलाती है, तो व्यंजन कहलाती है। और जिसमें रोक टोक ना हो वो क्या, कौन सी ध्वनियाँ होती हैं, स्वर ध्वनियाँ होती हैं। ठीक है। अब हम सबसे पहले किसको देखें, स्वर को देखें कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं, चलिए भाई देखेंगे। स्वर ध्वनियाँ देखें अपन, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या बताएंगे कि भाई स्वर की जो संख्या होती है वो कितनी मानी गई है, 11 मानी गई है दोस्तों। हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि 11 कैसे, 13 कैसे, 10 कैसे। 10 हम कैसे बताएंगे, चले हम देखते हैं। पहले 11 देखें। 11 कौन कौन से होते हैं, तो क्या बताओगे, आ मतलब ए, इसको आ नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे ए। ठीक है। और जब बड़ा होगा तो उसको आ, ए, आ, ई, फिर बड़े ई, इसको ई की भी कह सकते हैं ना, बड़ी ई, फिर हो जाएगा छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ, फिर आ जाता है हमारा क्या, ऋषि। और ऋषि के बाद क्या आता है हमारा, एड़ी। और फिर होता है क्या, ऐनक। और फिर ओखली। और फिर औरत का। ठीक। तो यहाँ तक हमारे कितने हो गए दोस्त, 11 स्वर। यहाँ तक कितने स्वर हो गए हमारे, 11 स्वर। और यदि हम आगे बढ़ें तो जो हमारा अम होता है और जो आहा होता है, ये हिंदी स्वरमाला में नहीं गिना जाता। इसे हम मूल भाषा में काउंट करते हैं। मूल भाषा जो संस्कृत भाषा है, हम कहेंगे संस्कृत व्याकरण में कितने स्वर होते हैं, तब हम आंसर क्या बताएंगे, 13 होते हैं। 13 स्वर किस में होते हैं, तो दोस्त क्या बताओगे, मूल भाषा। मूल भाषा मतलब संस्कृत होती है। और संस्कृत में इस स्वर को क्या कहते हैं, तो दोस्त कहेंगे अच कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, अच कहते हैं संस्कृत में। और संस्कृत में कितने स्वर, तो कहेंगे 13 स्वर होते हैं। और जब क्वेश्चन बने हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी, तो बताएंगे 11। अब देखिए दोस्तों, जो अम और आहा है ये क्या है, अनुस्वर है। और ये क्या होता है, विसर्ग होता है। ये क्या होता है, अनुस्वर
यहाँ लिख दिया हमने अनुस्वर, और ये क्या होता है, विसर्ग होता है। ये क्या होता है, विसर्ग होता है। और ये जो दोनों हैं ये कैसी ध्वनि होती है, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ये अयोग बाह्य होते हैं। ये कैसे होते हैं, अयोग बाह्य होते हैं। ये भाषा की कौन सी इकाई है, अयोग बाह्य इकाई होती है। अयोग से मतलब है जो आ आगे लगा हुआ है उपसर्ग, इसका मतलब होता है नहीं। और जहाँ योग लिखा है, योग का मतलब होता है जोड़कर या जोड़ना, जोड़कर। बाह्य मतलब होता है वहन, पहन होना या वहन, ठीक है। यहाँ देखें हम, तो यहाँ क्या बनेगा हमारा कि वह स्वर जो जुड़कर वहन नहीं होते, वह स्वर जो जुड़कर वहन नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं, अयोग बाह्य कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, अयोग बाह्य कहलाते हैं। इनका उच्चारण व्यंजनों के साथ नहीं होता, ये व्यंजनों के साथ नहीं जुड़ते, वो कैसे कहलाएंगे, अयोग बाह्य कहलाएंगे। इसलिए हम इनको कहाँ काउंट नहीं करेंगे, स्वरों के साथ काउंट नहीं करते हैं मेरे दोस्त। तो अम और आहा कैसी इकाइयाँ हैं, अयोग बाह्य इकाइयाँ होती हैं जो जुड़कर वहन नहीं होते। चलिए भाई, अब कोई विद्वान ने कहा है कि जो ऋषि है, किसी विद्वान का कहना है कि ये जो ऋषि है, ये ऋषि को भी काउंट नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि इसके उच्चारण में क्या आता है, री आता है। लेकिन हमारी हिंदी भाषा कहती है कि मानक रूप से ऋषि भी क्या होता है, स्वर होता है। मानक रूप से ऋषि भी क्या है भाई, स्वर है। इसीलिए हम कहेंगे कि हमारी हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं, तो हम क्या बताएंगे, 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं भाई, 11 स्वर होते हैं। चलिए अब आगे बढ़े हम, तो इनको हमने देख लिया कि ये अनुस्वर होता है। ऊपर ये जो बिंदी रखी है अनुस्वर, और पीछे ये तो दो बिंदी आपको दिख रही हैं, ये क्या कहलाती हैं, विसर्ग कहलाती हैं। ये क्या कहलाती हैं, आपकी विसर्ग कहलाती हैं। चलिए दोस्त आगे बढ़े अपन। चलो स्वर, अब हम देखें स्वर के प्रकार। स्वर के कितने प्रकार होते हैं, तो क्या बताओगे, स्वरों के जो प्रकार हैं अध्ययन के आधार पर या मात्रा के आधार पर। सबसे पहले हम किसके आधार पर देख लें, तो हमने देखा मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर। और आपसे सीधा पूछे स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो फिर हम क्या बताएंगे, स्वर जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन सा, तो सबसे पहला जो स्वर है वो होता है हर्ष स्वर। नंबर 2 जो स्वर होता है वो होता है दीर्घ स्वर। और नंबर 3 जो स्वर होता है वो होता है लुप्त स्वर। वो कौन सा स्वर होता है, प्लूत, सॉरी, वो स्वर कौन सा होता है, प्लूत स्वर होता है। इसको क्या पढ़ते हैं, प्लूत स्वर पढ़ते हैं। तो कितने प्रकार होते हैं स्वर के, 3 प्रकार होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूत स्वर होता है। मात्रा के आधार पर कितने स्वर होते हैं, तो मात्रा के आधार पर दोस्त हमारे बताएंगे 2 स्वर होते हैं। कौन कौन से, एक होता है हर्ष स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर। मात्रा के आधार पर कितने, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। और स्वर के प्रकार कितने, हर्ष, दीर्घ और प्लूत। स्वर के प्रकार कितने, 3। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछे मात्रा के आधार पर कितने स्वर होते हैं, तो हम आंसर क्या बताएंगे, मात्रा के आधार पर 2 स्वर होते हैं। एक होता है हर्ष स्वर और एक होता है कौन सा स्वर, दीर्घ स्वर होता है। अब हम देखें हर्ष स्वर किसे कहेंगे और दीर्घ स्वर किसे कहेंगे। सबसे पहले तो याद रखना, हर्ष स्वर को और निम्न नामों से जाना जाता है। जैसे यहाँ से चालू करें अपन, है ना, यहाँ हमने लिखा जैसे हर्ष स्वर। हर्ष स्वर को किन नामों से जानते हैं, तो हर्ष को क्या बोलेंगे, लघु। इसको क्या बोला जाता है, लघु स्वर। और फिर बोलते हैं क्या, छोटा स्वर। और फिर बोलते हैं क्या, एक मात्रिक स्वर। फिर क्या बोलेंगे, एक मात्रिक स्वर। और फिर जैसे हमने लिखा है इसको मूल स्वर भी कहते हैं। इसको कौन सा स्वर भी कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है, तो हर्ष स्वर की हम यदि परिभाषा बनाएंगे तो वो क्या बनेगी कि वह स्वर जो एक मात्रिक होता है और छोटा होता है, जिसका संधि विच्छेद नहीं किया जाता, वो मूल स्वर कहलाता है। और वही क्या कहलाता है, हर्ष स्वर कहलाता है। तो हर्ष स्वर क्या है, मूल स्वर भी हैं। मूल स्वर कैसे हैं, तो क्या बताएंगे हम कि इसमें एक मात्रा होती है।
ठीक है। तो हर्ष स्वर में कितनी मात्रा, एक मात्रा होती है, इसीलिए इनका संधि विच्छेद नहीं किया जाता और इन्हें क्या कहा जाता है, मूल स्वर कहा जाता है। तो हर्ष स्वर वे स्वर जिनमें एक मात्रा का उच्चारण होता है और जिन्हें बोलने में कम समय लगता है वो क्या कहलाते हैं, हर्ष स्वर कहलाते हैं। और यदि क्वेश्चन बन जाए एग्जाम में कि मूल स्वर किन्हें कहते हैं, तो मूल स्वर हर्ष स्वरों को ही मूल स्वर कहते हैं और हर्ष को ही मूल और मूल स्वर को ही हर्ष कहते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्त। इसके बाद आता है हमारा दीर्घ स्वर। इसके बाद क्या आता है हमारा दीर्घ स्वर आता है। तो दीर्घ स्वर देखिएगा, लघु का विलोम होता है गुरु, लघु का विलोम क्या होता है, गुरु, और छोटा का क्या होएगा, बड़ा, और एक मात्रिक का क्या होएगा, द्विमात्रिक, और मूल स्वर का क्या होएगा भाई, तो क्या बताएंगे हम, संधि स्वर होता है। तो इसे किन नामों से जाना जाता है, गुरु, बड़ा, द्विमात्रिक और संधि स्वर। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन बनता है कि लघु का विलोम क्या, लघु का विलोम क्या, तो आंसर क्या रहना चाहिए हमारा, गुरु होना चाहिए। लघु का विलोम क्या कहलाता है, गुरु कहलाता है मेरे दोस्त। अब यहाँ हमने देखा दीर्घ की परिभाषा क्या बनेगी, वह स्वर जिसमें द्वि मात्रा पाई जाती है, जिनमें कितनी मात्रा होती है, दो मात्रा होती हैं, और जिनका उच्चारण करते समय ज़्यादा लगता है, वो कौन सा स्वर कहलाता है, तो आंसर क्या होएगा, दीर्घ स्वर कहलाता है। और क्वेश्चन बने कि निम्न में से संधि स्वर किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं भाई, दीर्घ स्वर को संधि स्वर कहते हैं और संधि स्वर को ही दीर्घ स्वर कहते हैं दोस्त। ठीक है ना। इसके बाद चले हम इसको देखें कि भाई हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है। तो दोस्त हर्ष स्वर की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो बताना, जो हर्ष स्वर होता है इनकी संख्या 4 होती है। हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है मेरे भाई, 4 होती है। तो दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होगी बताइए ज़रा, 7 होती है। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। यदि हम देखें कि हमारे जो हर्ष स्वर हैं वो कौन कौन से हैं, तो हम क्या बताएंगे कि आ, ए, इसको क्या बोलेंगे आप, ए, फिर होता है आपका क्या, ई, और फिर होता है आपका क्या, ऊ, और फिर होता है आपका क्या, ऋषि। ठीक है मेरे दोस्त। तो इनकी संख्या कितनी होती है, 4 हमने जाने वो कौन कौन से होते हैं, तो क्या बताएंगे, ए, ई, ऊ, ऋषि, और बाकी के बच्चे जो 7 हैं वो सब क्या कहलाते हैं, आपके दीर्घ स्वर कहलाते हैं। वो क्या कहलाएंगे, आपके दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो ध्यान रखना, 7 और 4 कितने हो गए आपके पास में दोस्तों, 11 हो गए। कितने हो गए आपके, 11। और स्वरों की संख्या भी कितनी होती है दोस्त, 11 होती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि हर्ष स्वर किन्हें कहेंगे, हर्ष स्वर वह स्वर होते हैं जिनमें एक मात्रा होती है और जिन्हें बोलने में कम समय लगता है, वो हर्ष स्वर कहलाते हैं। और हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, ए, ई, ऊ, ऋषि। ठीक है। और यदि आपसे पूछे दीर्घ स्वर क्या होते हैं, तो दीर्घ स्वर क्या बताओगे कि वह स्वर जिनमें द्वि मात्रा होती है और जिन्हें बोलते समय ज़्यादा लगता है, वो क्या कहलाते हैं, आपके दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। और इन्हें कौन से स्वर भी कहते हैं, संधि स्वर भी कहते हैं। क्लियर हुआ, समझ गए। मूल स्वर क्या, संधि स्वर क्या, संधि स्वर क्या जिनमें संधि विच्छेद होता है, और मूल स्वर क्या जिनमें संधि विच्छेद नहीं होता। चलिए दोस्त आगे बढ़े अपन। अब हम देखें प्लुश स्वर क्या। देखिएगा प्लुश स्वर को अलग क्यों रखा है हमने, यहाँ से देखिएगा, नहीं साफ कर दें इसको। चलिए भाई देखिए, प्लुश स्वर को अलग क्यों रखा। प्लुश स्वर एक पारिवारिक शब्द होता है, यह एक पारिवारिक स्वर है। प्लुश स्वर क्या है, एक पारिवारिक स्वर है। और जो प्लुश स्वर होता है इसमें 2 या 2 से अधिक मात्रा होती है। प्लुश स्वर क्या है, वह स्वर जिसमें 2 या 2 से अधिक मात्रा होती है और जिन्हें बोलने में दीर्घ स्वरों की अपेक्षा अत्यधिक समय लगता है, वो क्या कहलाते हैं, आपके प्लुश स्वर कहलाते हैं। वो कौन से स्वर कहलाते हैं, आपके प्लुत स्वर कहलाते हैं। मतलब है कि प्लुश स्वर जब हमारे मुंह से कोई ध्वनि निकलती है और अत्यधिक देर तक उस ध्वनि की आवाज़ हमको सुनाई देती है, वो क्या कहलाते हैं, आपके प्लुश स्वर कहलाते हैं। जैसे मेरे दोस्त आपने देखा होगा, जैसे फटाका फूटता है, फटाका फूटते समय जब आपको कुछ ध्वनि सुनाई देती है, फटाके के फूटने के बाद, जैसे अब फटाका आसमान में गया, आसमान में जाके फूटा और कुछ ध्वनि आपको सुनाई देती है, वो ध्वनि क्या कहलाती है, आपकी प्लुश स्वर कहलाती है। जैसे एक होता है ओम, जैसे आप करते हो ओम, तो कैसा गा, लंबा खिंचा, कैसा खिंचा, ये लंबा, और मात्रा भी इसमें कैसी आ रही है, ज़्यादा मात्रा आ रही है। ओम मतलब हमें ओम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ओम, ऐसे लिखते हैं ओम, है ना। मतलब जिन्हें बोलते समय इनसे 3 गुना समय ज़्यादा लगता है।
क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये आ गया हमको कि भाई हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर्ग की अपेक्षा जिसमें 3 गुना समय ज़्यादा लगता है वो स्वर कौन सा कहलाता है, प्लुत स्वर कहलाता है मेरे भाई। क्या कहलाएगा वो, प्लुत स्वर कहलाएगा। क्लियर हुआ कि प्लुत स्वर कहलाता। हाँ, अब प्लुत स्वर की संख्या कितनी होती है तो बताएंगे। प्लुत स्वर की संख्या होगी हर्ष स्वर का 1, हर्ष स्वर का 1 वो क्या है, ए। जैसा हमने बोला ए, तो ये लंबा जा रहा है और जब इसको छोड़ते हैं तो देर तक हमको जो ध्वनि सुनाई दे रही है वो कौन सा स्वर है आपका, प्लुत स्वर में आएगा। तो हर्ष स्वर का ए प्लस दीर्घ स्वर्ग के 7, दीर्घ स्वर्ग कितने 7 और हर्ष स्वर का ए, तो मतलब 7 और 1 कितना हो गया आपके पास भाई 8। तो प्लुत स्वर जो है, प्लुत स्वर की संख्या कितनी कहलाएगी, 8 होती है मेरे भाई। क्या बताएंगे, प्लुत स्वर की संख्या 8 होती है। क्लियर हुआ यहाँ तक। चलिए अब हम आगे बढ़े। ये तो हमने देख लिया मात्रा के आधार पर, पारिवारिक आधार पर। अब हम देखें ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ, ओष्ठ है ना, मतलब आपके होठों के आधार पर हम देखें इनका वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो अब अगला हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ के आधार पर, चलिए भाई, ओष्ठ के आधार पर स्वरों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है तो बताएंगे 2 भागों में। कौन कौन सा, एक होता है व्रताकार और एक होता है अव्रताकार। एक व्रताकार और एक अव्रताकार। व्रताकार को हम व्रतमुखी भी कहते हैं, इसको क्या बोलेंगे, व्रतमुखी भी कहते हैं, और इसको अव्रतमुखी भी कहते हैं। इसको व्रतमुखी भी कहते हैं और इसको अव्रतमुखी भी कहते हैं। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ नाम से स्पष्ट आपको समझ में आ रहा है कि जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय मुख में व्रत के समान आकृति बनती है तो वो क्या कहलाता है, व्रतमुखी कहलाता है। और जब किसी वर्ण को बोलते समय मुख में व्रत के समान आवृत्ति नहीं बनती वो क्या कहलाता है, अव्रतमुखी कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाएगा वो, अव्रतमुखी कहलाएगा। जैसे व्रतमुखी हम देखें, हमने बोला ऊ, हमने क्या बोला ऊ, तो ऊ में क्या बना, एक व्रत समान आया, हमारा व्रत बना, ऊ बना। फिर हमने देखा ओ, औ, तो इनमें क्या बन रहा है, व्रत के समान आकृति से दिखाई दे रही है, वो क्या कहलाते हैं आपके व्रताकार या व्रतमुखी कहलाएंगे। और जिनमें व्रत के समान आकृति नहीं बनती है वो क्या कहलाते हैं आपके अव्रतमुखी कहलाते हैं। व्रतमुखी जैसे हमने क्या देखा ऊ, है ना, फिर हमने देखा बड़ा ऊ, फिर हमने देखा ओ, फिर हमने देखा क्या ओ। ठीक है, ओ ओ ओ औ। ठीक है मेरे दोस्त, तो वो क्या कहलाएंगे आपके व्रतमुखी कहलाते हैं। और बाकी जिनमें आकृति जैसे मतलब ए बन रही, क्या गला फाड़ दिया रावण था, इसमें बन रही क्या, नहीं बन रही। जैसे ई में बन रही क्या, नहीं बन रही है। तो ये कौन से कहलाएंगे आपके अव्रतमुखी कहलाएंगे। और व्रतमुखी कौन से कहलाएंगे, जिनमें व्रत के समान आकृति बनती है वो क्या कहलाते हैं आपके व्रतमुखी कहलाएंगे। क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए अब हम आगे बढ़ें। जैसे हमने देखा जिह्वा के आधार पर, जीभ के आधार पर भी हम देखेंगे कि जीभ के आधार पर कितने होते हैं। चलिए भाई, तो जीभ के आधार पर, तो जीभ के आधार पर स्वरों को देखें। देखो जीभ के आधार पर कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा गया है। जीभ के आधार पर मतलब जब हमारी जीभ आगे तरफ उच्चारण हो, बीच में हो और पीछे हो, तो हम इनको 3 भागों में देखेंगे। सबसे पहला कौन सा है, अग्र। कौन सा भाग, जिह्वा का अग्र। और एक होता है क्या, मध्य, और एक होता है क्या, पश्च। अग्र का मतलब आगे वाला भाग, मध्य का मतलब बीच वाला भाग, पश्च का मतलब पीछे वाला भाग। जिह्वा के आगे वाला अग्र, मध्य वाला बीच वाला मध्य, और पीछे वाला क्या कहलाएगा, पश्च भाग कहलाएगा। तो दोस्त अग्र भाग हम देखें, अग्र भाग में कौन कौन से आएंगे और मध्य भाग, पहले हम मध्य देखें। मध्य में क्या आ गया, जैसे हमारा आता है आ, हमारा क्या गया ए, बड़े आ, बड़े बढ़िया अच्छे बोला आ। यहाँ पर क्या आ गया आपका आ, यहाँ क्या होता है आपका आ, यहाँ क्या होता है आ। और हमारा अग्र भाग वाला यदि हम पाठ देखें तो इसमें क्या होता है आपका, जैसे हमने देखा ई, जैसे हमने देखा क्या ई, फिर ए, और फिर ए, और फिर ऋषि। ठीक है दोस्त, यहाँ कौन कौन से आ गए, हमने देखा ई, ए, ऋषि।
ठीक है। तो अग्र वाले भाग में कौन कौन से होते हैं, तो ई ए ऋषि, तो कितने होते हैं, 4 होते हैं। मध्य वाले भाग में कौन सा होता है, सिर्फ एक स्वर होता है जो होता है आ, और बाकी के जो स्वर आपके बचते हैं वो स्वर कहाँ कहलाते हैं, आपके पश्च भाग में कहलाते हैं। बाकी जो स्वर बचे वो स्वर कहाँ आएंगे, पश्च भाग में आएंगे। अब इतने तो मेरे भाई लोग समझदार हैं कि इतने जो स्वर हो गए हैं 1 2 3 4 5 6 स्वर यदि सर ने लिख दिए हैं, तो 5 ही जो बचे हुए स्वर हैं वो क्या कहलाएंगे, पश्च ही कहलाएंगे ना भाई। लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, समझ जाओगे कि 11 में से 6 हो चुके हैं, बचे कितने हैं, 5, तो 5 क्या कहलाएंगे, आपके पश्च स्वर कहलाएंगे दोस्त, ठीक है ना। ये हो गया जीव के आधार पर। अब हम देखें जाति के आधार पर कि भाई जाति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है स्वरों को, तो दोस्त बताएंगे जाति के आधार पर। किसके आधार पर, जाति के आधार पर। तो जाति के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, तो कहेंगे 2 प्रकार होते हैं। एक होता है सजातीय, एक क्या होता है सजातीय, और एक कह सकते हैं हम विसजातीय। एक क्या होता है विसजातीय, या इसको हम विजातीय भी कह सकते हैं भाई, है ना। सजातीय कौन से, तो हम कहेंगे जो एक जाति के होते हैं, या हम कह सकते हैं जो समान जाति के होते हैं वो सजातीय कहलाते हैं, और जो समान जाति के नहीं होते वो क्या कहलाते हैं, विसजातीय कहलाते हैं। समान जाति के जैसे हम देखें ए आ, फिर हमने देखा ई और ई, फिर हमने देखा ऊ और ऊ। समान जाति के हैं, एक ही वर्ण से बन रहे हैं चारों, तो ये कौन से वर्ण कहलाते हैं, हमारे सजातीय कहलाते हैं। और बाकी कौन से कहलाएंगे, विसजातीय कहलाएंगे या विजातीय कहलाएंगे। बाकी कौन से कहलाएंगे दोस्त, विसजातीय कहलाएंगे या विजातीय कहलाएंगे। और सजातीय हैं ये, सजातीय ये हमारे क्या दीर्घ स्वर संधि से मिलकर बनते हैं। ये किस संधि से मिलकर बनते हैं, तो सजातीय जो हमारे हैं वो दीर्घ स्वर संधि से मिलकर बनते हैं दोस्तों। यहाँ तक क्लियर हुआ मेरे दोस्त, आगे बढ़े हम अपन, चलिए। तो ये हमने देख लिया भाई जाति के आधार पर क्या होता है ना। अब यहाँ जो हमारा स्वरों का जो पाठ्यक्रम था, स्वरों के प्रकार थे या स्वर क्या होते हैं, इनको हमने समझ लिया। अब हम चले किनके पास, व्यंजन के पास, कि व्यंजन क्या होते हैं और व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं मेरे दोस्त, उसको समझना ज़रूरी है। पहले हम उसके पास चलें, चलिए भाई। अब आ रहा हमारा कौन सा टॉपिक, व्यंजन। हमारा स्वर हुआ कंप्लीट, हमने देखा था वर्ण, और वर्ण में हमारा एक भाग स्वर वाला भाग कंप्लीट हुआ, दूसरा भाग हमारा चालू होता है कौन सा, व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं दोस्त, तो हमने पीछे देखा था कि ये कैसे रहते हैं, अस्वतंत्र रहते हैं, मतलब ये स्वतंत्र नहीं होते। ये कैसे होते हैं, अस्वतंत्र रहते हैं, ये स्वतंत्र नहीं होते। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से जो प्राणवायु निकलती है वो किसी माध्यम के कारण रुकावट पैदा करती है, वो क्या कहलाते हैं, आपके व्यंजन कहलाते हैं, मतलब या व्यंजन ध्वनियाँ कहलाती हैं मेरे भाई, ठीक है। व्यंजन कितने होते हैं, तो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। व्यंजन की संख्या 33, लेकिन हमने छोटी छोटी क्लासों में पढ़ा है कि 36 होती है। छोटी छोटी क्लासों में क्या पढ़ा है कि 36 होती है। 36 कैसे होती है, हम वहाँ पर छा, त्रा और ज्ञा को और पढ़ते थे। वहाँ हम किस किस को पढ़ते थे, तो क्या बताओगे, छात्रा ज्ञा, छात्रा ज्ञा को पढ़ते थे। और अब हिंदी वर्णमाला में यदि आपसे पूछता है कि संयुक्त स्वर या संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो उनकी संख्या होती है 4। यहाँ पर श्री गणेशाय भी चालू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम जो पढ़ते थे छोटी क्लासों में, हमने पढ़ता था छा, फिर हमने पढ़ा था त्रा और हमने पढ़ा था ज्ञा, ठीक है। यहाँ छोटी क्लासों में तो 33 में ये 3 ऐड कर दिया, सॉरी, तो कितने हो जाएंगे आपके 36 हम पढ़ते थे। और हिंदी वर्णमाला में यदि संयुक्त व्यंजन की बात करता है, तो हिंदी वर्णमाला में जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं 4। वो कितने होते हैं आपके, 4 होते हैं। 4 कौन कौन से, तो छा, त्रा, ज्ञा, श्री। छा, त्रा, ज्ञा, श्री। भाई श्री गणेशाय नमः ही तो कर लेंगे हम सबसे पहले, श्री गणेशाय नमः। और हमने देखा कि भाई संयुक्त व्यंजन जो होते हैं इनकी संख्या हिंदी वर्णमाला में कितनी होती है, 4 होती है। और बचपन से हम देखते आ रहे हैं, वहाँ पर हम कितने पढ़े हैं, 3 पढ़े हैं, छात्रा और ज्ञा। तो 33 में 3 जोड़ेंगे, कितने पढ़े हमने, यही 36 पढ़े थे।
यही क्या पढ़े थे, 36 पढ़े थे, लेकिन इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है मेरे दोस्त। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने लिख दिया टोटल व्यंजन 33 और आप बोल रहे हैं 4 ये और होते हैं, तो 37 होते हैं, लेकिन हम तो 33 पढ़ रहे हैं कि व्यंजन मानक रूप से 33 होते हैं। तो दोस्तों देखो, ये जो छा त्रा ज्ञा श्री है, ये हम व्यंजनों में ही 33 व्यंजन में पढ़ लेंगे, इनको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे हम यदि त्रा को देखें, तो ये किससे मिलकर बना है, बताओ जरा। जो आपका त्रा है ये किससे मिलकर बना है, तो हम क्या कहते हैं, आधा ता प्लस रा, आधा ता प्लस रा, तो हमारा क्या बन जाता है, त्रा। आधा ता प्लस रा क्या बन जाता है, त्रा। तो हम क्या, यही तो त्रा बनाया ना हमने, और ये त्रा जो हम पढ़ेंगे, ता हम यहाँ पढ़ लेंगे, रा हम यहाँ पढ़ लेंगे, तो बताओ जरा इनको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है क्या, नहीं है ना। तो इन्हीं को क्या बोलेंगे, संयुक्त व्यंजन बोलेंगे, कि दो से मिलकर बनने वाला वर्ण क्या कहलाता है, संयुक्त कहलाता है, और वही संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जैसे हम इसको पढ़ेंगे छा, तो ये भी हमारा आधा का और शा से बनता है षटकोण वाले से, तो इसको भी हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम ज्ञा को देखेंगे तो ये भी हमारा आधा ज्या और ज्ञा से बनता है, तो इसे भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त। क्लियर हुआ कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, जो दो वर्णों के मेल से बनते हैं वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और इनको अलग से क्यों रखा गया है, संयुक्त व्यंजन क्यों कहा गया है, क्योंकि ये दो वर्णों के मेल से बने हुए हैं, और इनको 33 वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं उनके साथ नहीं पढ़ा जाता। क्लियर। अब हम चलें 33 वर्ण कौन कौन से होते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हम वर्ग देखेंगे कि हमारे पास 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं, 5 वर्ग। चलिए हम उन 5 वर्गों का नाम लिखें। सबसे पहला हमारा वर्ग है का वर्ग। कौन सा है, का वर्ग। का वर्ग में कौन कौन से होंगे दोस्त, तो क्या बताओगे, का, इसको क्या बोलोगे, कै, ख, ग, घ और इंगा। ठीक है। अब चलो का खा गा। अब यहाँ ये बताइए, ये जो बिंदु लगी हुई है इसको क्या बोलेंगे, ये जो बिंदु लगी हुई है इसको क्या बोलेंगे। भाई ये भी तो जानना जरूरी है, हम तो ये पढ़ते आ रहे हैं कि बिंदु लगी है, आगे बिंदु, बोले डमरू बना लो, कौन सी वाली, आगे बिंदु वाली बना लो, बना लिए, लेकिन ये बिंदु को बोलेंगे क्या, वो भी तो सीखना जरूरी है। इस बिंदु को बोलेंगे क्या, तो चलिए थोड़ा सा हम यहाँ समझ लेते हैं कि ये होते क्या हैं। ये सभी बिंदुओं को हम समझें। कुछ वर्ण में आपने देखा होगा कि ऊपर बिंदु होता है, आगे बिंदु होता है, पीछे बिंदु होता है, नीचे बिंदु होता है। ये बिंदु कहलाता क्या है, ये बिंदु कहलाता क्या है, पहले हम इसे देखें। देखिए जैसे मान लो मैंने कोई वर्ण लिखा, और उस वर्ण के ऊपर से यदि कोई सीधी रेखा खींची जाती है। मैंने कोई वर्ण लिखा, जैसे मैंने ये लिखा था घा, तो इस घा के ऊपर से जब मैंने ये सीधी रेखा खींची तो ये पूरा बना। यदि मैं घा को ऐसा लिख देता तो ये लग रहा है क्या घा है, नहीं है। ठीक है, तो ये जो पूरा जो ऊपर लाइन आप खींच रहे हैं, इस सीधी रेखा को क्या कहते हैं। और ये जो खड़ी रेखा जो आप लिखते हैं, जो आप खड़ी रेखा जो बनाते हैं, जिसके अंदर कोई वर्ण लिखा हुआ होता है, तो इस सीधी रेखा को क्या बोलेंगे मेरे दोस्त। तो बताना कि जो सीधी रेखा, ये वाली रेखा जो गई है, वर्ण के ऊपर डाली गई रेखा को शिरोरेखा कहते हैं। इसको कौन सी रेखा कहते हैं, तो दोस्त कहेंगे इसको शिरोरेखा कहते हैं। और जो ये खड़ी वाली रेखा है इसको खड़ी पाई कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो दोस्त कहेंगे इसको खड़ी पाई कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे, खड़ी पाई कहते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, शिरो रेखा कहते हैं। ठीक है। अब मैंने एक चीज़ और आपकी छूट गई है, वहाँ पे ध्यान रखना। जो आपने स्वर पढ़े थे, स्वर के जो प्रकार पढ़े थे, इसको ध्यान रखना। स्वर के जो हमने प्रकार पढ़े वो 3 प्रकार पढ़े। कौन कौन सा पढ़ा, एक हमने पढ़ा था हर्ष स्वर, और एक हमने पढ़ा था दीर्घ स्वर, और एक हमने पढ़ा था प्लुष स्वर। तो हर्ष स्वर का संकेत क्या होता है, तो हर्ष स्वर का संकेत होता है ये खड़ी पाई। हर्ष स्वर का संकेत क्या होता है, खड़ी पाई होता है। और यदि आपसे पूछे कि भाई दीर्घ स्वर्ग का संकेत क्या होता है, तो ये एस होते हैं। दीर्घ स्वर्ग का संकेत क्या होते हैं, एस होते हैं। और यदि प्लूत में पूछ ले कि इसका क्या होता है, तो ऐसा एस एस, और ये जो डैश 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 बने होते हैं, इसका मतलब होता है कि अभी जो
वर्ण है वो पूरा नहीं हुआ है, या अभी कोई जो वाक्य है वो पूरा नहीं हुआ है, वो आगे भी चलता जाएगा, वो आगे भी चलता जाएगा। इसका मतलब है कि जहाँ पर दो आपको मात्राएं दिख रही हैं ये आपका दीर्घ ही कहलाएगा, और जहाँ आपको अनंत मात्राएं दिखाई दे रही हैं और अनंत तक ये जा रहा है वो क्या कहलाएगा, प्लुस्वर कहलाएगा। ये ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लेंगे आप। चलिए यहाँ आ जाएं, हम यहाँ बात करें। इसको क्या बोलेंगे, सिरोरेखा। इसको क्या बोलोगे आप, खड़ी पाई। क्लियर हुआ, ये सिरोरेखा होती है और क्या होती है, खड़ी पाई। अब हम देखें कि भाई बिंदु कहाँ कहाँ होते हैं। जैसे हमने देखे कि कोई बिंदु जो होता है वो यहाँ लगा जाता है, इसको साफ कर दें। ये तो सिरोरेखा हो गई हमारी और ये हो गई खड़ी पाई। ये तो भूलेंगे नहीं मेरे दोस्त अब, है ना। जैसे यहाँ किसी चिन्ह को लगा दिया, ये लगा दिया कोई चिन्ह, कोई चिन्ह आपको आगे दिखाई देता है, कोई चिन्ह आपको नीचे दिखाई देता है और कोई चिन्ह आपको पीछे दिखाई देता है। ठीक है, तो इनको, इन चिन्हों को क्या बोलेंगे, तो कहना जो ऊपर हमको जो चिन्ह दिखाई देता है ये कहलाता है अनुस्वर। ये क्या कहलाता है मेरे दोस्त, अनुस्वर कहलाता है। और अनुस्वर केवल 11 स्वरों में ही लगता है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। अनुस्वर किस में लगेगा, तो सिर्फ 11 स्वरों में ही लगता है, इसके अलावा ये कहीं भी नहीं लगता। फिर आगे वाला जो शब्द आपको दिख रहा है इसको कहते हैं पंचमाक्षर। इसको क्या बोलेंगे, पंचमाक्षर कहते हैं। पंचमाक्षर का मतलब है कि पांचवा अक्षर। पंचमाक्षर क्या कहलाता है, पांचवा अक्षर कहलाता है। और हम इसी की बात कर रहे थे दोस्त कि ये क्या है, पंचमाक्षर लगा हुआ है, इसे पंचमाक्षर कहते हैं। हम कहेंगे का वर्ग का पांचवा अक्षर। का वर्ग का पांचवा अक्षर क्या कहलाता है, पंचमाक्षर कहलाता है। 1 2 3 4 और ये कौन सा अक्षर है, पांचवा अक्षर। और पांचवें अक्षर के आगे जो चिन्ह लगा है ये क्या कहलाएगा, पंचमाक्षर कहलाता है। ये ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और वर्णमाला में सिर्फ हमको एक ही वर्ण मिलेगा जिसमें पंचमाक्षर लगा हुआ होता है। इसके बाद नीचे चलें, नीचे जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं ताड़न जात। इसको क्या बोलेंगे, तो दोस्त बताएंगे ताड़न जात कहते हैं। ताड़ ताड़ के जात हो गई ताड़न जात। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, ताड़न जात कहते हैं। और ताड़न जात कहाँ लगता है, तो ताड़न जात अभी हम देखेंगे ताड़न जात लगेगा कहाँ। ताड़न जात जो लगेगा वो जो आपके टा वर्ग का, जो आप टा वर्ग पढ़ोगे, टा वर्ग का तीसरा और चौथा जो वर्ण होता है, तीसरा और चौथा जो वर्ण होता है, जैसे ये हो गया इसके नीचे ये बिंदु लग गई। फिर एक हो गया आपका जो ढा ढक्कन का आप पढ़ते हैं, है ना, तो आपका डा और ढा जो होता है इनके नीचे जो लगा हुआ जो चिन्ह होता है ये क्या कहलाता है, ताड़न जात कहलाता है मेरे दोस्त। यदि इन चिन्हों को हटा दिया जाए तो हिंदी वर्णमाला के मूल व्यंजन बन गए ये। ठीक है, और यदि इनके नीचे ये चिन्ह लग जाती है क्या कहलाएंगे, आपके ताड़न जात कहलाते हैं, ताड़न जात। और यदि इनके नीचे ये चिन्ह लग जाता है तो ये क्या कहलाते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा दोस्त कि यदि इनके नीचे ये चिन्ह लगा दिया जाए तो ये उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। और इसे जो भाषा नाम दिया गया था, ठीक है, इनको क्या है, उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं, ध्यान रखना। ये कौन से व्यंजन हो गए आपके, उत्क्षिप्त व्यंजन हो गए। चलिए अब आगे हम बढ़े, तो ये जो शब्द आपको दिख रहा है इस शब्द को कहते हैं नुक्ता। इस शब्द को क्या कहते हैं दोस्त, नुक्ता कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, नुक्ता कहते हैं। और नुक्ता जो लगता है वो जैसे हमने देखा का के आगे लग गया, फिर हमने देखा खा के आगे लग गया, फिर हमने देखा गा के आगे लग गया, फिर हमने देखा जैसे फा के आगे लग गया, फिर हमने देखा जैसे जा के आगे लग गया। तो ये जो लगने वाले जो शब्द हैं ये कितने, सिर्फ ये 5 में ही लगता है। ये कितने वर्णों में लगता है, नुक्ता 5 वर्णों में लगता है। तो आगे लगने वाला जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है ये क्या कहलाता है, नुक्ता कहलाता है। और जब ये चिन्ह लगा जाता है नुक्ता तो ये किस भाषा का शब्द हो जाता है, ये अरबी और फारसी भाषा का शब्द होता है मेरे दोस्त। ये किस भाषा का शब्द होता है, तो क्या बताओगे, ये अरबी और फारसी भाषा का शब्द होता है। ये किस भाषा का शब्द होता है दोस्त, तो मेरे दोस्त कहते हैं कि ये अरबी और फारसी भाषा का शब्द होता है। अरबी और फारसी भाषा का
शब्द होता है। तो अरबी और फारसी भाषा का जो शब्द है, यदि आपसे पूछ ले कि अरबी और फारसी भाषा का शब्द ये कहा किसने था, ये कहा किसने था, तो बताइए आप क्या नाम बताओगे किसके बारे में कि भाई यहाँ जो नुक्ता लगा हुआ है इस नुक्ता को किसने कहा था कि ये अरबी और फारसी भाषा का है। इनका नाम बताना कि ये जो नुक्ता लगा है, यदि नुक्ता लग जाए तो वो किस भाषा के शब्द बन जाते हैं, तो ये अरबी और फारसी भाषा के शब्द बन जाते हैं। ये बात किसने बोली थी, तो ये बात बोलने वाले जो थे उनका नाम क्या था, राजा शिव प्रसाद सितार ए हिंद। उनका क्या नाम था, राजा शिव प्रसाद सितार ए हिंदी। ये चीज़ ध्यान रखना, भूलना नहीं दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है कि जब किसी वर्ड के आगे नुक्ता लग जाए वह किस भाषा में बदल जाता है। तो दोस्त क्या बताएंगे, वो अरबी और फारसी भाषा का शब्द बन जाता है। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि नुक्ता लगकर अरबी फारसी भाषा का शब्द बनना किसने बताया, तो आंसर क्या होगा, राजा शिव प्रसाद सितार ए हिंद ने बताया। क्लियर हुआ मेरे दोस्त। तो ये जहन में रखना आपके कि भाई ये अक्षर क्या होते हैं, ये मात्रा क्या होते हैं, तो ये अनुस्वर, ये पंचमाक्षर, ये ताड़नजात, और ये क्या होता है आपका, तो बताएंगे नुक्ता होता है। क्लियर, नुक्ता कितने वर्णों में लगता है, फिर आपका ताड़नजात कितनों में लगता है, पंचमाक्षर कहाँ लगता है, अनुस्वर आपके 11 स्वरों में लगता है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो मेरे दोस्त यही हिंदी है। हिंदी वही है जिसमें बहुत सारी बिंदी होती हैं दोस्त। हिंदी क्या है, जिसमें बहुत सारी बिंदी है, इसलिए हिंदी महत्वपूर्ण होती है। तो महत्वपूर्ण क्या है, आपकी हिंदी है। आपको याद रखना है कि हिंदी में कौन सी बिंदी कहाँ लगती है। हमारी बिंदी तो आपको पता है कि लगनी कहाँ है, लेकिन इसकी बिंदी आपको जानना है कि लगाना कहाँ है। क्लियर हुआ दोस्त। चलिए अब हम देखिए यहाँ पर बात करें, यहाँ बात करें हम का वर्ग के हमारे 5, का वर्ग के बाद जो वर्ग आया वो कौन सा आया, चा वर्ग। वो कौन सा वर्ग आया आपका, चा वर्ग। चा वर्ग में क्या क्या आता है आपका, तो आता है चा, छा, जा, झा और इंग्या और क्या आता है आपका, इंग्या। तो चा, छा, जा, झा और इंग्या। ठीक है, क्या क्या आएगा आपका, चा, छा, जा, झा और इंग्या। ये किस में आएगा आपका, चा वर्ग में। चा वर्ग के बाद आता है आपका टा वर्ग। कौन सा वर्ग आता है आपका, टा वर्ग। टा वर्ग में क्या क्या आएगा दोस्त, क्या बताओगे, टा, था, ड और ढ, और क्या आएगा दोस्त, टा, ठा, डा, ढा और अणा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। देखो हमने अभी देखा था कि भाई टा वर्ग का तीसरा और चौथा अक्षर ही क्या कहलाता है, ताड़नजात कहलाता है। जैसे अभी यहाँ नहीं लगा, और यदि हमने यहाँ पर ये जो बिंदु रख दिए, ये क्या कहलाएंगे, आपके ताड़नजात कहलाते हैं। और जब ये बिंदु रख जाते हैं तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, अढ़े। इसको क्या पढ़ेंगे हम, अड़े। इसको पढ़ेंगे हम अड़े। ये क्या कहलाएगा आपका, अड़े। और ये क्या कहलाएगा, अढ़े। ये क्या कहलाएगा, अड़े। ये क्या कहलाएगा, अढ़े। क्योंकि ये जो डा बनता है ये काय से बनेगा, डी। लेकिन ये जो ढक्कन का ढा बनेगा ये बनता है DH से। ये किससे बनता है, DH से बनता है। तो ये होता है क्या, अड़े। और ये क्या होता है, अढ़े। ये क्या होता है, अड़े। और ये क्या होता है, अढ़े। क्लियर दोस्तों। टा वर्ग, तो का, चा, टा वर्ग के बाद कौन सा आता है, ता वर्ग। कौन सा वर्ग आया, ता वर्ग। ता वर्ग में कौन सा होएगा आपका, ता के बाद क्या आता है, ता, था, दा, धा और ना। ता, था, दा, धा, ना। ता, था, दा, धा, ना। ठीक है दोस्तों। तो इस कितने आ गए आपके, ये 5 हो गए। अब आता है आपका क्या, पा वर्ग। अब कौन सा वर्ग आएगा आपका दोस्तों, पा वर्ग आएगा। पा वर्ग में क्या क्या आता है आपका, पा के बाद आता है क्या, वा। फिर आता है क्या, पा, वा, भा, फिर पा,
पा फा बा भा मा, पा फा बा भा मा, ठीक है, पा फा बा भा मा। कितने हो गए आपके यहाँ पर? 5 हो गए, ठीक है। अब आता है हमारा क्या, अलग से हम लिखेंगे या रा ला वा। क्या होता है? या रा ला वा। और फिर अगले होते हैं हमारे क्या, स श श हा। ये क्या है हमारे, बताओ जरा। तो हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन है, व्यंजनों में कितने वर्ग होते हैं? तो हमने देखे कि व्यंजनों में जो वर्ग होते हैं वो कितने वर्ग होते हैं? तो हम बताएंगे कि भाई 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। और 5 वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? तो 5 वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। तो हमारे कितने व्यंजन होते हैं? तो दोस्त क्या बताएंगे, 25 व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो वर्गों में कितने व्यंजन? 25 व्यंजन। और 25 व्यंजन ही क्या कहलाते हैं? आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इन व्यंजनों को क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और हमारा जो या रा ला वा है, इसको कौन सा व्यंजन बोलेंगे? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनको कौन सा व्यंजन कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और जो हमारे श शा शा हा है, इनको कौन सा व्यंजन कहते हैं? तो दोस्त बताएंगे इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनको कौन से व्यंजन कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो यदि आपसे पूछे कि व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, तो व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं दोस्त, तो हम कहेंगे कि हमने सबसे पहले उच्चारण के आधार पर जो पढ़े हैं, या मात्रा के अध्ययन के आधार पर जो पढ़े, अध्ययन के आधार पर हमने 3 प्रकार पढ़े व्यंजन के। और 3 प्रकार कौन कौन से पढ़े? तो सबसे पहले आया आपका स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन के बाद आया आपका अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन के बाद आपका आया स्पर्श व्यंजन। तो कितने प्रकार होते हैं? तो अध्ययन के आधार पर, अध्ययन के आधार पर जो प्रकार हैं, अध्ययन के आधार पर कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्पर्श, अंतस्थ और स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। ये गलत लिखा हुआ है, थोड़ा इसको हम सुधार लेंगे। ये क्या हो जाएगा? ऊष्म व्यंजन हो जाती है, ठीक है। गलतियाँ हमेशा इंसान से ही होती है, ठीक है ना। तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो अध्ययन के आधार पर हमने कितने व्यंजन देख लिए? 3 व्यंजन देख लिए। तो दोस्तों ध्यान रखना, का वर्ग में कितने आए आपके? 1 2 3 4 5। चा वर्ग में 1 2 3 4 5। टा वर्ग में 1 2 3 4 5। ता वर्ग में 1 2 3 4 5। पा वर्ग में 1 2 3 4 5। तो 5 वर्ग में कितने वर्ण? 5 वर्ण होते हैं। एक वर्ग में कितना वर्ण? 5 वर्ण होते हैं। तो 5 वर्गों में कितने वर्ण होंगे? 25 वर्ण होंगे। क्लियर हुआ? एक वर्ग में 5 वर्ण, तो 5 वर्ग में 25 वर्ण। कितने वर्ण? 25 वर्ण होते हैं। और वही 25 वर्ण क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और यारा लावा जो है, ये कौन से व्यंजन होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। शा शा शाहा जो है, ये क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं दोस्त। ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो ध्यान रखना, आपको ये मात्रा भी देखी हमने कि भाई ऊपर लगने वाली जो हमने रेखा खींचते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? सिरोरेखा। इसको क्या बोलेंगे? शिरोरेखा। और ये जो खड़ी हुई है इसको क्या बोलेंगे आप? खड़ी पाई। इसको क्या बोलेंगे? खड़ी बाई, खड़ी पाई, बाई, ठीक, खड़ी पाई। इसको क्या बोलोगे? खड़ी पाई बोलोगे। और ये जो आगे जो बिंदु है इसको क्या बोलोगे? पंचमाक्षर। इसको क्या बोलोगे? अनुस्वर। इसको क्या बोलोगे? नुक्ता। और इसको क्या बोलोगे? ताड़न जात। ये भी ध्यान रखना कितने कितने शब्दों में लगेगा। तो अरबी फारसी भाषा, ये ध्यान रखना, अरबी फारसी भाषा के बारे में किसने बताया था कि यदि नुक्ता लग जाए तो वह अरबी फारसी भाषा होती है। और ये बात किसने बताई थी? तो ध्यान रखना, राजा शिव प्रसाद, इनका क्या नाम था? राजा शिव प्रसाद सितार ए हिंद, सितार ए हिंद। तो ये बात किसने बताई थी? तो ध्यान रखना, राजा शिव प्रसाद सितार ए हिंद ने बताई थी दोस्तों। क्लियर हुआ? चलिए, अब इसके बाद हम अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा, या आज तो क्या थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई है,
और लेकिन ये अगली लंबी वीडियो ज़रूर है, इसमें आपको पूरी डिटेल्स मिली है कि भाई मात्रा क्या होती है। आपने देखा कि भाई ये जो बिंदु हैं इनको लगाए कहाँ जाते हैं, बिंदुओं को किन किन नामों से जाना जाता है, व्यंजन हमारे कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं। तो हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे दोस्तों व्यंजनों का वर्गीकरण। अगली वीडियो में क्या पढ़ेंगे हम, व्यंजनों का वर्गीकरण कि अध्ययन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण क्या होता है, उच्चारण के स्थान पर व्यंजनों का वर्गीकरण क्या होता है, उच्चारण और स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण क्या होता है। अगली वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों कि भाई कैसे आपका तालव्य से उच्चारण होता है, कैसे आपका होष्ठ से उच्चारण होता है, कैसे आपका मूर्धन्य से उच्चारण होता है। यह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि भाई हमारी नासिका क्या होती है, हमारे नासिक से कैसे उच्चारण होता है, सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। सिर्फ आपसे एक ही बात बोलेंगे हम कि यदि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। इसमें हम अपना जो पटवारी का सिलेबस है उसको पूरा कंप्लीट करा सके, क्योंकि हम जितना मेहनत आपके साथ कर रहे हैं, कृपया आप भी हमारे साथ मेहनत करें। जय हिंद दोस्तों।